इतिहास की रोचक दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम अशोक के उत्तराधिकारी एवं मौर्य साम्राज्य का पतन इस सिलसिले में तीसरी बार मिलेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, पिछले अंकों में हमने यह जाना कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जब राजा कमजोर हो जाता है तो केंद्रीय शासन भी कमजोर हो जाता है। अशोक के बाद जो राजा हुए मौर्य वंश में, वे कमजोर थे। इसके कारण उनका अपने प्रांतों पर भी नियंत्रण नहीं रहा। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में स्वयं को इतना अधिक संलग्न कर लिया कि उसका ध्यान सेना की ओर से हट गया। सेना निष्क्रिय हो गई, सेना कमजोर हो गई। विदेशी आक्रमण भी हुए। इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं, उनमें एक कारण की चर्चा अक्सर होती है और वह है ब्राह्मणों का नाराज हो जाना। मौर्य जो राजा हुए थे, उन राजाओं से ब्राह्मणों का नाराज हो जाना, और उसका सीधा सा कारण यह है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। पिछले अंक में हम यही बात कर रहे थे कि क्या अशोक वास्तव में ब्राह्मणों के विरुद्ध था। जब हम उसके शिलालेखों को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके विषय में जानते हैं, तो उनसे कहीं पता नहीं चलता कि वह ब्राह्मणों के विरुद्ध था या उनके खिलाफ था। उनसे तो यही पता चलता है कि अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति सद्व्यवहार किया। लेकिन हम समग्र परिस्थिति का मूल्यांकन करें तो इतनी बात तो समझ में आती है कि जब कोई राजा किसी एक धर्म विशेष के प्रचार में स्वयं को इतना ज़्यादा झोंक देता है कि उसे यह भी ख्याल नहीं रहता कि मेरी फौज का क्या होगा, मेरी फौज यदि लड़ेगी नहीं तो क्या वह दुर्बल नहीं हो जाएगी। जब यह स्थिति है कि राजा अपनी फौज पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में निमग्न हो जाने के कारण, तो कहा जा सकता है कि उसका ध्यान फिर ब्राह्मणों पर क्यों जाएगा। वह ब्राह्मणों की चिंता क्यों करेगा। वह तो केवल बौद्ध भिक्षुकों की चिंता करेगा या उपासक बौद्धों की चिंता करेगा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि और कौन सी बातें हो सकती हैं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अशोक को ब्राह्मणों का विरोधी माने या नहीं माने। अशोक क्षत्रिय था और साथ में महान बौद्ध प्रचारक भी था। अतः पृष्ठभूमि को देखते हुए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि उसके शासनकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष तथा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का पारस्परिक वैमनस्य हो गया होगा। अशोक ने ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, परंतु उसकी नीति ने ब्राह्मण व्यवसाय की चिर मान्यताओं को धक्का अवश्य पहुंचाया। यों तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी यत्र तत्र वर्ण निर्विशेषता का प्रतिपादन मिलता है, परंतु उसे अपवाद ही समझना चाहिए। ब्राह्मण धर्म प्रमुखतया चतुर्वर्ण व्यवस्था और चतुराश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण और गृहस्थाश्रम को सर्वोपरि मान्यता दी गई है। यानी वर्णों में तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है और आश्रमों में गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। राजा का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह इन व्यवस्थाकारों को प्रतिष्ठित रखे। अशोक की मनोवृत्ति न ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती थी और न गृहस्थ जीवन की अनिवार्यता को। उसने जिस निर्विशेष नीति का अनुसरण किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण और श्रमण को तथा प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग को समान पद मिला। ब्राह्मणों को यह स्वीकार नहीं था। इस समय तक ब्राह्मणों और श्रमणों का विरोध होना प्रारंभ हो गया था। अशोक ने जिस अहिंसात्मक नीति का अवलंबन लिया, उससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
क्षत्रियों को राजदंड का परित्याग करके धर्म प्रचार करते हुए देखकर ब्राह्मण वर्ण अवश्य ही क्षुब्ध हो उठा होगा। ब्राह्मण व्यवस्थाकार थे, अतः राष्ट्र को अव्यवस्थित होते देखकर उनका सचिंत होना स्वाभाविक था। इस प्रकार अशोक के समय में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संघर्ष जाति का ही संघर्ष या वर्ण का ही संघर्ष नहीं था, वरन वह नीति और सिद्धांत का भी संघर्ष था। अशोक क्षत्रिय था, वह वर्णाश्रम विहीन समाज की स्थापना में कोई दोष नहीं समझता था। वह बौद्ध था और प्रवृत्ति मार्ग को अनिवार्य नहीं मानता था। वह बौद्ध था और प्रवृत्ति मार्ग को अनिवार्य या जरूरी नहीं मानता था। वह अहिंसावादी था और राजनीति में भी अहिंसा का प्रयोग करना चाहता था। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की दृष्टि में ये सारी बातें विधर्म थीं, विनाशक थी, अतः उनमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। इस पृष्ठभूमि पर जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि एक ब्राह्मण सेनापति ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की संपूर्ण सेना के सामने ही हत्या कर दी थी, तो हम यह निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रह सकते कि अशोक की नीति से ब्राह्मण प्रतिक्रिया तो हुई थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इसके अलावा शासक क्षत्रियों को अहिंसावादी होते देखकर राष्ट्र की संरक्षा के लिए ब्राह्मणों ने एक बार फिर शस्त्र ग्रहण किया। संपूर्ण सेना अहिंसात्मक नीति से तंग आ गई थी। वह ब्राह्मण सेनापति के साथ हो गई थी। संभवतः मौर्य सेना में बहुसंख्यक ब्राह्मण भी भर्ती हो गए थे। वे भी प्रज्ञा दुर्बल मौर्य शासक बृहद्रथ का अंत करने के लिए ब्राह्मण सेनापति का साथ दे रहे थे। कुछ दूसरे भी कारण हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। उनमें से एक बड़ा कारण है जनता का विद्रोह। जब केंद्र में राजा शक्तिशाली नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रांतों में भी विद्रोह होगा, प्रांतों की जनता भी विद्रोह करेगी, और जहाँ प्रांत नहीं है, जहाँ केंद्रीय व्यवस्था है, जहाँ राजा बैठता है, उस इलाके में भी जनता विद्रोह कर सकती है। निहार रंजन रे ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जनता का विद्रोह बताया है। वे कहते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या जनता के आक्रोश के कारण हुई थी। मौर्यों ने जनता पर अत्याचार किए थे, जुल्म किए थे। उन्होंने विदेशी परंपराओं एवं मान्यताओं को अपनाया था। वे साम्राज्यवादी थे और लोक जीवन से दूर थे। इसके पक्ष में वे मौर्य कला और शुंग कला के अंतर पर जोर देते हैं। मौर्य कला राजकीय थी, जबकि शुंग कला भरहुत और सांची के स्तूप में विशेषतया प्रतिबिंबित सार्वजनीन थी। यदि हम भरहुत और सांची के स्तूप के हवाले से बात करें तो यह पता चलता है कि जो शुंग कला थी वह सार्वजनीन थी और जो मौर्य कला है वह राजकीय थी। इस मत को भी हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बृहद्रथ के विरुद्ध जनता ने बगावत की हो। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उसकी हत्या ब्राह्मण प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई थी। मौर्य काल में प्रांतीय शासक अवश्य अत्याचारी थे। यह तथ्य आंशिक रूप से जनता के असंतोष का कारण अवश्य था। अनुकूल विदेशी परंपराओं और मान्यताओं को भारतीयों ने सदैव अपनाया था, जैसा कि पारसीक और यूनानी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो फिर हम यह कैसे मान सकते हैं कि मौर्यों के द्वारा कुछ विदेशी आचार व्यवहारों को अपना लेने से जनता नाराज हो गई थी। मौर्य साम्राज्यवादी थे। उनके राजप्रासाद के जो ध्वंसावशेष मिले हैं, वे उनके वैभव के प्रतीक थे। अशोक की स्थापत्य कला पर विदेशी प्रभाव माना जाता है, परंतु अशोक के स्तंभों तथा उसके और दशरथ के द्वारा निर्मित गुहाओं के पीछे लोकहित की भावना थी। उनकी कला राजकीय भले ही हो, परंतु उनका उद्देश्य सार्वजनीन था। शुंग काल तक आते आते
कला और विषय दोनों भारतीय हो गए। शुंगों के स्तूपों पर लोक जीवन की झांकी मिलती है। इसके लिए अशोक के स्तंभों पर मिलने की संभावना नगण्य थी। इसे यूं कहना चाहिए कि शुंगों के स्तूपों पर लोक जीवन की झांकी मिलती है, जिसकी अशोक के स्तंभों पर मिलने की संभावना नगण्य थी, क्योंकि इन स्तंभों का उद्देश्य नितांत भिन्न था। ये जनता के लिए राज शासन के प्रसारण का कार्य करते थे। अतः मौर्य कला भले ही राजाश्रय में पनपी हो, उससे जन आक्रोश के उत्पन्न होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। उस समय जनता इतनी संगठित नहीं थी कि वह खुला विद्रोह करके राज परिवर्तन कर देती। रोमिला थापर के दृष्टिकोण की भी चर्चा की है डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय ने। यद्यपि रोमिला थापर का पूरा इतिहास लेखन एक तरफा है, इसलिए उनके लिखे हुए को पढ़ते समय, गुनते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। रोमिला थापर ने प्राचीन संसार की वास्तविक स्थिति की अवहेलना करते हुए आधुनिक अवधारणाओं से प्रेरित होकर मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में व्याख्या प्रस्तुत की है। वे कहती हैं कि मौर्य शासन का केंद्रीयकरण हो गया था और उसके अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं थी। जन प्रतिनिधियों के अभाव में राजा को जनता की भावनाओं का ज्ञान केवल गुप्तचरों के द्वारा दी गई सूचनाओं से ही होता था। राजा के जो पदाधिकारी हैं, सहयोगी पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति वह अपनी मर्जी से करता था। नियुक्ति के लिए कोई अखिल भारतीय परीक्षा की व्यवस्था न थी। रोमिला थापर भी कमाल करती हैं। मौर्य साम्राज्य के युग में वे कोई इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जैसी परीक्षा होती है, वैसी परीक्षा की बात कर रही हैं। कार्यकारिणी और न्यायपालिका में कोई अंतर नहीं था, राष्ट्रीय एकता का अभाव था। मित्रों, इस देश में राष्ट्रीय एकता का अभाव कभी नहीं रहा। देशीय एकता का अभाव हो सकता है। भूमि की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के जुड़ने में बाधाएं आ सकती हैं, जो इतने बड़े देश में स्वाभाविक हैं, लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। उस दृष्टि से भारत राष्ट्र था और राष्ट्र रहेगा। रोमिला थापर ने जो कुछ कहा है उसके संबंध में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था, परंतु वह शासन केवल एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता से संचालित नहीं था। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था, परंतु वह शासन केवल एक व्यक्ति यानी वन मैन रूल से नहीं चलता था, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता से संचालित नहीं होता था। राजा पर परंपरागत आचार संहिता, विधि के स्रोतों, पुरोहितों, मंत्रियों और जनता के असंतोष के भय का अंकुश था। ये बातें अर्थशास्त्र से स्पष्ट हो जाती हैं। अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से प्रकट होता है कि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। परंपरागत आचार संहिता के अनुसार जनता का सुख दुख राजा का सुख दुख होता है। वह कानून लागू कर सकता है, लेकिन इसे बना नहीं सकता। पुरोहित उसका गुरु था। मंत्रियों के परामर्श का महत्व इतना अधिक था कि निर्णय अधिकांशतः बहुमत से लिए जाते थे। राजा को प्रकृति कोप का सदा भय रहता था, यानी जनता के विद्रोह का सदा भय रहता था। ऐसी अवस्था में केंद्रीभूत शासन निरंकुश नहीं था। यह बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है कि केंद्रीभूत शासन निरंकुश नहीं था। निरंकुश था, लेकिन एक सीमा तक ही था। गांवों को तो पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त था। वहां प्रशासन का संचालन ग्राम वृद्धों की सहायता से करता था। गांव के प्रशासन का संचालन ग्राम वृद्धों की सहायता से करता था। ग्रामीणी जनप्रतिनिधि था, इसीलिए अर्थशास्त्र में उसका नाम वैतनिक राज्याधिकारियों की सूची में नहीं मिलता। ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त प्राचीन काल से ही देश में श्रेणियों और निगमों जैसी जन संस्थाएं भी थीं। इनके अपने नियम थे। राज्य, कुल धर्म, जनपद धर्म और श्रेणी धर्म की अवहेलना
नहीं कर सकता था। अतः यह कहना बिल्कुल सत्य नहीं है कि देश में जन संस्थाएं नहीं थी। हाँ, इतने बड़े साम्राज्य में गुप्तचर विभाग की भूमिका अपरिहार्य रूप से महत्वपूर्ण थी। अशोक ने तो धर्म यात्राओं द्वारा स्वयं जनपदों और ग्राम वृद्धों से संपर्क स्थापित करने की प्रथा चलाई। इसके अतिरिक्त उसके उच्च पदाधिकारी भी दौरों पर जाकर जनता के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करते रहते थे। द्रुतगामी आवागमन के साधनों के अभाव में इतने बड़े साम्राज्य में जनसंपर्क के लिए और क्या संभव हो सकता था। अखिल भारतीय परीक्षाओं की व्यवस्था वर्तमान काल की देन है। प्राचीन संसार में इसका अभाव था। हाँ, मौर्य काल में पदाधिकारियों की नियुक्तियां न वंश के आधार पर होती थी और न जाति के आधार पर। मौर्य क्षत्रिय थे, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य ब्राह्मण था, सौराष्ट्र में उसका राष्ट्रीय यानी गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। अशोक ने तो वहाँ एक यवन तुषाष्ट्र को भी अपना गवर्नर बनाया था। मौर्य काल के पद वंशगत नहीं थे। पदाधिकारियों की नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए या नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा होती थी। रोमेला थापर को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वे जिन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जैसे किसी प्रतियोगी एग्ज़ाम की बात कर रही हैं, प्रतियोगी परीक्षा की बात कर रही है, तो बाकायदा नाम दिए हुए हैं धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा परीक्षाओं के। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कार्यकारिणी और न्यायपालिका के अलग अलग होने का भी सिद्धांत वर्तमान काल की देन है, परंतु दोनों के संयुक्त होते हुए भी मौर्य व्यवस्थाकारों ने उचित न्याय कराने के लिए अनेक व्यवस्थाएं कर रखी थी। इनमें केवल सत्यवादी गवाहों का साक्ष्य, विधि के स्रोतों के आधार पर निर्णय, अदालत की कार्रवाई को यथार्थ रूप से लेखबद्ध करना और उच्चतर न्यायालय में अपील की व्यवस्था करने की छूट होना उल्लेखनीय है। अपील की व्यवस्था करना उल्लेखनीय है। यही कारण है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अपराध कम होते थे। यद्यपि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के शब्द आधुनिक युग के उद्घोष हैं, तथापि मौर्य काल में जितनी अधिक एकता और चेतना देखी गई उतनी पहले कभी नहीं। अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती क्षेत्र को हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत माना गया है। चंद्रगुप्त ने इस क्षेत्र की सीमा पश्चिमोत्तर में सिंधु नदी के पार हिंदू कुश तक विस्तृत की। कम से कम बिंदुसार और अशोक के समय तक प्रायः संपूर्ण भारत एक राजनीतिक इकाई बन गया। अर्थशास्त्र की व्यवस्था सर्वदेशीय थी। मौर्यों का शासन तंत्र अमात्य, पुरोहित, मंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय और स्थानीय शासन का स्वरूप संपूर्ण देश पर लागू था। अशोक ने एक राष्ट्र भाषा और लिपि प्राकृत पाली और ब्राह्मी का प्रचार सारे देश में किया। उसका धर्म किसी एक प्रदेश के लिए नहीं वरन पूरे देश के लिए था। मौर्यों के पदाधिकारियों का वेतनमान एक था, उनकी नियुक्ति भले ही किसी भी रूप में हुई हो। इसलिए मित्रों, रोमिला थापर के दृष्टिकोण को तो पूरी तरह से नकार ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक भारत के इतिहास के चश्मे से देख रही है। तो मित्रों, यह था अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन अपना पाठ। यह पाठ पूरा होता है, इसका तीसरा अंक पूरा होता है। इतिहास पाठ के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।